वी आर डिस्कसिंग क्लासेस एंड फंक्शंस। इस लेक्चर में हम लोग क्लासेस और फंक्शन में एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है ऐसे फंक्शंस जो ऑब्जेक्ट्स को एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे और कोई वैल्यू नहीं लौटाएंगे। दैट इज फंक्शन एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग नथिंग। जैसे कि हम जानते हैं, जब हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं तब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं, और जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम बना चुके हैं तो अब इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स होंगे उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक टाइप के वेरिएबल या वेरिएबल ही होंगे। तो जब ये वेरिएबल है तो हम इन्हें किसी भी फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, और वही ये कैटेगरी है। चलिए, इस कैटेगरी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक क्लास डिफाइन करेंगे। द नेम ऑफ क्लास विल बी कॉम्प्लेक्स, एंड दिस कॉम्प्लेक्स क्लास वी विल बी हैविंग टू मेंबर्स, लेट्स से रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी को मैं शॉर्ट में IMG से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दीज विल बी द मेंबर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स क्लास। कुछ मेंबर फंक्शंस हमको डिफाइन करने होंगे, हमें डिफाइन करने होंगे। वो मेंबर फंक्शन जैसे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को पॉपुलेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा गेट कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इनपुट कराएगा, रियल और इमेजिनरी की वैल्यूज इनपुट कराएगा। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन होगा दैट इज पुट कॉम्प्लेक्स, जो कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होगा उसकी वैल्यूज को या उसको प्रिंट करेगा। ये दोनों ही फंक्शन फर्स्ट कैटेगरी के फंक्शन होंगे, जैसे कि फंक्शन एक्सेप्टिंग नथिंग, रिटर्निंग नथिंग। तो इसका रिटर्न टाइप मैं अभी से मेंशन कर देता हूं, दैट इज वॉइड एंड वॉइड। बट in this lecture we are going to discuss the special category, that is function accepting objects as argument and returning nothing। उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और वो फंक्शन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना। जैसे हम नॉर्मल इंटीजर नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, वैसे ही हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में हमारे पास होंगे। तो जिन भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को या दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को मुझे ऐड करना होगा, मुझे इस फंक्शन में उसे एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। फंक्शन का नाम लेते हैं ऐड कॉम्प्लेक्स, और जैसे कि अभी हमने बात की, हमें इस फंक्शन को दो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। तो यहां पर मुझे कुछ इस तरीके से उसे मेंशन करना होगा। यहां ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐड कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन होगा जिसे दो कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज चाहिए होगी। यदि मैं दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड करना चाहता तो मुझे यहाँ इंट कॉमा इंट लिखना होता, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना चाह रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉमा कॉम्प्लेक्स लिखना होगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक क्लास है, दैट इज डेटा टाइप, क्योंकि क्लास की मदद से हम डेटा टाइप बनाते हैं। तो ये एक तरीके का डेटा टाइप होगा। जैसे इंट एक डेटा टाइप है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स भी एक डेटा टाइप होगा। तो यहाँ हम दो कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज को एक्सेप्ट कराएंगे। ये फंक्शन इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेगा, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से, जिस फंक्शन की कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से यहां पर वो कोई वैल्यू नहीं लौटाएगा। रिटर्न टाइप हम वॉइड लेंगे। इस क्लास के डायग्राम, क्लास डायग्राम को मैं यहां पर क्लोज करता हूं। Here it is the name of class, here is the data members, and these are the member functions. Okay. Now, let us define this class first. इस क्लास को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। Starting with the declaration of class, मैं लिखता हूँ class complex। प्राइवेट सेक्शन में मैं इन दो मेंबर्स को डिफाइन कर देता हूँ, that is private। First is real, that is int type, and second is again of the type integer, and I'll name it as imaginary. In short, I'll write IMG like that. Now, next I'll have to define these member functions. So I'll open the public section, and in that public section I'll first define the function void
गेट कॉम्प्लेक्स। इस फंक्शन का नाम क्या, इस फंक्शन का काम क्या होगा? इस फंक्शन का काम होगा रियल और इमेजिनरी वैल्यूज को पॉपुलेट करना, जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उसको पॉपुलेट करना, उसमें वैल्यूज पुट करना। सेकेंड फंक्शन जो होगा उसको डिक्लेयर करते हैं, द फंक्शन नेम विल बी पुट कॉम्प्लेक्स। इसका काम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करना। और अब हमें एक लास्ट फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर करना है, जिस कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो फंक्शन कोई वैल्यू नहीं लौटाने वाला है, इसीलिए हम उसका रिटर्न टाइप यहाँ पर वॉइड रखेंगे। फंक्शन का नाम होगा ऐड कॉम्प्लेक्स, और चूंकि ये दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर उनके डेटा टाइप्स मेंशन करने होंगे, जो कि मैं यहाँ पर डिफाइन कर दिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म का। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, यहाँ कॉम्प्लेक्स लिखने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होंगे एक्चुअली। ये क्लास यहाँ टर्मिनेट करते हैं और उसके बाद इन सारे फंक्शंस को एक एक करके हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, first return type, the name of class because we are using scope resolution operator, and then the name of function that is get complex, and here we'll write how the complex number will be in. So for that we'll just display a message that is cout enter real and imaginary part. जैसे ये मैसेज यूजर से मिलेगा, यूजर को मिलेगा, यूजर दो वैल्यूज एंटर करेगा जो कि रियल और इमेजिनरी मेंबर्स में स्टोर हो जाएगी। पहली वैल्यू मैं रियल में स्टोर करूंगा और दूसरी वैल्यू मैं इमेजिनरी फील्ड में स्टोर करूंगा। ये वो फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को इनपुट कराएगा। नाउ विल डिफाइन द सेकंड फंक्शन, अगेन रिटर्न टाइप दैट इज वॉइड, द नेम ऑफ क्लास दैट इज कॉम्प्लेक्स, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन द नेम ऑफ फंक्शन दैट इज पुट कॉम्प्लेक्स। ना ये फंक्शन जो भी रियल और इमेजिनरी वैल्यूज होंगी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में या वेरिएबल में, उनको डिस्प्ले कराएगा। तो आई विल जस्ट सिंपली सी आउट रियल। यदि आप चाहें तो उसको a+ib फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं, लाइक दैट। नाउ द कैटेगरी फंक्शन दैट इज this one, add complex. So I'll define that function. First of all, I'll have to write void, as it is not returning any value, then the name of class that is complex, and then scope resolution symbol and the function name that is add complex. Now as it is accepting two complex values, I'll have to accept that. So I'll write complex. First variable will be c1, let's say for example, and the second complex value will be stored in the second variable, let's say c2, complex c1 and complex c2. चलिए अब बात करते हैं। मान लेते हैं c1 और c2 यहाँ पर, जैसे में ये लोकल वेरिएबल होंगे, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर c1 होगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर c2 होगा। दोनों में ऐसे पार्टीशंस होंगे। ये पार्टीशंस कहाँ से आए? हम लोगों ने क्लास में डिफाइन किया, रियल और इमेजिनरी। सो दिस पार्ट विल बी द रियल पार्ट, सिंबॉलिकली मैं इसे रियल को r लिख रहा हूँ एंड इमेजिनरी को मैं i लिख रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे भी ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट होगा। सो यहाँ पर c1 और c2 जिन भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना होगा या जोड़ना होगा वो हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, वो यहाँ स्टोर हो जाएंगे। नाउ लेट अस ऐड दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे दो इंटीजर नंबर को ऐड करना हो तो मुझे एक टेम्परेरी वेरिएबल चाहिए होगा सम करने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर c1 और c2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर और इन्हें मुझे ऐड करना है, तो मुझे एक टेम्परेरी वेरिएबल और चाहिए होगा जिसमें मैं इनको ऐड करके स्टोर कर पाऊं। मान लेते हैं मैं एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं c3। तो यहां मैं उसी लोकल वेरिएबल को डिफाइन करता हूं, दैट इज कॉम्प्लेक्स c3। ये कॉम्प्लेक्स c3 वेरिएबल यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। जो भी वैल्यूज c1 और c2 में आएगी, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज होगी, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे, उन्हें मुझे c3 में ऐड करके स्टोर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कैसे होते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है,
C1 का रियल और C2 का रियल पार्ट ऐड होगा जो रिजल्टेंट C3 का रियल पार्ट होगा। नाउ हाउ यू राइट दैट स्टेटमेंट? तो यहाँ जैसे कि मुझे पता है मैं ऑब्जेक्ट की मदद से किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ रियल इमेजनरी को भी एक्सेस कर सकता हूँ। करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ C1 डॉट रियल। इससे मुझे C1 ऑब्जेक्ट का रियल पार्ट मिल जाएगा। I'll add with the C2 dot real। इससे मुझे C2 का रियल पार्ट मिल जाएगा। I'll add both real parts और मैं उन्हें C3 के रियल पार्ट में स्टोर कर दूंगा। तो मुझे यहाँ लिखना होगा C3 डॉट रियल, कुछ इस तरीके से। So this is how we will add the first real part or the real part of the first complex object with the real part of the second complex object and will store the resultant real part in C3. Similarly, मैं यहाँ पर imaginary part को भी ऐड करने की कोशिश करता हूँ, that is C1 dot imaginary added with C2 dot imaginary। दोनों ही वैल्यूज ऐड होगी और मुझे उसे C3 के इमेजनरी पार्ट में रखना होगा। So I'll write C3 dot imaginary। This is how we will add these two complex objects। अब क्या, दोनों ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं और रिजल्टेंट वैल्यू C3 में आएगी। अब मुझे इसे डिस्प्ले कराना होगा। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास एक मेंबर फंक्शन है पुट कॉम्प्लेक्स। सो विल कॉल दैट पुट कॉम्प्लेक्स फंक्शन फॉर द C3 ऑब्जेक्ट। सो आई विल जस्ट कॉल C3 डॉट पुट कॉम्प्लेक्स, जो कि जो रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट होगा जो कि C2 और C1 को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा, उसे वो डिस्प्ले कर देगा। एंड आई क्लोज दिस डेफिनेशन। सो दिस इज द फंक्शन which belongs to our category, that is the function accepting objects as argument returning nothing। यहाँ कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। नाउ इस पूरे सिनेरियो को हम मेन फंक्शन के थ्रू चेक करेंगे कि ये सब कुछ बाकायदा वही काम करेगा या नहीं जो हम चाहते हैं। उसके लिए चलिए आइए मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो लेट अस डिफाइन मेन फंक्शन। सो विल स्टार्ट विथ void main। Now first of all I'll create the object of the complex class। So I'll create complex now C1 C2, only C1 and C2। if we require another object we'll create it। जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा C1, फिर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा C2। इनमें दो पार्टीशंस होंगे। वन पार्टीशन विल रिप्रेजेंट रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, अगेन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। नाउ नेक्स्ट विल पॉपुलेट दीज ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हमें इन्हें पॉपुलेट करना होगा। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज गेट कॉम्प्लेक्स। तो हम C1 के लिए पहले गेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉल करेंगे, फिर C2 के लिए गेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉल करेंगे। करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ आई विल राइट C1 डॉट गेट कॉम्प्लेक्स। नाउ जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, आप यहां आएंगे, मैसेज आएगा एंटर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यूजर दो वैल्यूज एंटर करेगा और वो वैल्यू रियल और इमेजिनरी में स्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ दिस पार्ट इज रियल, शॉर्ट में मैंने उसे आर लिखा है। दिस पार्ट इज ऑल्सो रियल, तो देयर आर टू रियल्स। तो क्या सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि किस रियल में से मुझे प्लेस करना है, इस रियल में या इस रियल में? तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी मेंबर फंक्शन में इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के मेंबर्स रेडिली अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर गेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन को C1 ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, इसीलिए इस मेंबर फंक्शन में जितने भी मेंबर होंगे वो अपने आप किसके होंगे? C1 के। इसीलिए ये रियल किसका होगा? C1 का। मतलब यहाँ वैल्यू मान लेते हैं यूजर ने रियल पार्ट के लिए 2 वैल्यू दी है और इमेजिनरी पार्ट के लिए 3 वैल्यू दी है, तो यहाँ पर 2 और 3 स्टोर हो जाएगा C1 ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से मुझे C2 को भी एक्सेप्ट कराना है, C2 को भी पॉपुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर सेम फंक्शन कॉल करूंगा, लेट्स से C2 डॉट गेट कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से C2 ऑब्जेक्ट भी इनिशियलाइज हो जाएगा, दैट इज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। मान लेते हैं C2 के लिए यूजर ने वैल्यू दी है 1 and 4, तो यहाँ पर C2 ऑब्जेक्ट आपका पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है और उन्हें प्रिंट भी करना है।
इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है ऐड कॉम्प्लेक्स, हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए उस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और हम बीच में डॉट ऑपरेटर लगा के उसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ ऐड कॉम्प्लेक्स को कॉल करने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। देखते हैं कौन से ऑब्जेक्ट को हमें यूज करना है, लेकिन उससे पहले मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ एज अ आर्ग्यूमेंट भिजवाने भी है। तो जिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको ऐड कराना है उन्हें यहाँ पर आपको पास करना होगा। मुझे C1 और C2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कराना है, तो मुझे C1 और C2 एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ इनपुट इस ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन को भेजना पड़ेगा। अब क्या होगा, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा यहां पर आप आएंगे, C1, दिस C1 विल बी असाइन टू दिस C1, मतलब यहां आ जाएगा 2 और 3। ये जो C2 है वो यहां पर स्टोर हो जाएगा, दैट इज 1 and 4। उसके बाद यहां आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स C3, ये C3 वेरिएबल है। C1 का रियल मींस 2 विल बी एडेड विद C2 रियल, दैट इज 1, 2 + 1 दैट इज 3 विल बी असाइन टू C3 रियल, मतलब यहां पर क्या स्टोर हो जाएगा 3। इसी तरीके से C1 का इमेजिनरी दैट इज 3, C2 का इमेजिनरी दैट इज 4, 3 + 4 दैट विल बी 7 एंड विल बी स्टोर्ड इन C3 इमेजिनरी, सो हियर इट इज 7। तो अल्टीमेटली C3 आपका प्रिपेयर हो चुका है। जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे उन्हें हम ऐड कर चुके हैं और C3 में स्टोर कर चुके हैं। और अब अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, C3.put कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉल होगा जो C3 ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएगा, क्योंकि पुट कॉम्प्लेक्स फंक्शन का काम है मेंबर्स को प्रिंट कराना। तो इस तरीके से यहाँ ये स्टेटमेंट आपको 3 + I 7 कुछ इस तरीके से रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा, जो कि अल्टीमेटली दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम ऐड करना चाहते हैं उनका एडिशन है। इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। तो हमारी जो कैटेगरी है वो बिल्कुल दिख रही है सामने। हमने एक ऐसा फंक्शन बना दिया जो दो ऑब्जेक्ट्स को एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज फंक्शन एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट, कुछ लौटा नहीं रहा है, द रिटर्न टाइप इज वॉइड। नाउ यहां पर हमने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यहां हमने आर्ग्यूमेंट्स तो लिख दिए, लेकिन इस मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए किस ऑब्जेक्ट को यूज किया जाए, जरा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है C1 और C2। तो इस ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कॉल करने के लिए या तो हम C1.add कॉम्प्लेक्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी जिन दो ऑब्जेक्ट्स को हमें ऐड करना है उन्हें एज अ आर्ग्यूमेंट हमें पास करना ही होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर C1 की जगह पर C2 भी लिख सकते हैं, दैट इज C2.add कॉम्प्लेक्स C1, C2, तब भी वही होगा। तब भी इस ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन में C1 और C2 ही पास होंगे, एडिशन में C1 C2 का एडिशन ही दिखेगा। तो यहाँ पर इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के लिए या तो आप C1 को यूज कर सकते हैं या फिर C2 को भी यूज कर सकते हैं। Now this will be completed after this getch and the main program will be closed. यहाँ कैटेगरी हम पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, जिस फंक्शन कैटेगरी की हम बात कर रहे थे। कुछ मॉडिफिकेशंस मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करने के लिए या तो आप C1 ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं या C2 ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन जिन दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है उनको आपको भेजना पड़ा। एक्सप्लिसिटली आपने उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भेजा जिन्हें आपको ऐड करना था और वो एक्सप्लिसिटली यहां पर उन्हें यूज भी किया आपने। यदि मैं इन दोनों इनपुट्स की जगह की प्लेस पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पास करूं, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जिसे हमने ऐड करना है वो कहां होगा। तो इसके लिए हम यहां पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए या कॉल करने के लिए आपको किसी न किसी ऑब्जेक्ट की यहां जरूरत है ही। यदि आप यहां C1 लिखते हैं तो भी काम होगा, यदि आप यहां C2 लिखते हैं तो भी काम होगा, क्योंकि C1 और C2 दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि यदि मैं यहां पर C2 लिख रहा हूं, उस केस में मैं यहां पर सिर्फ C1 पास करूं। फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि फिर यहां दो ऑब्जेक्ट्स ऐड कैसे होंगे। तो हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पर कि जो भी इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट होगा उसके मेंबर्स यहाँ आपको रेडिली अवेलेबल होंगे। यहाँ एक्सप्लिसिटली आपने दो ऑब्जेक्ट्स भेजे जो आपको वैल्यूज मिल गई। मैं बात कर रहा हूँ हम दो ऑब्जेक्ट्स भेजने के बजाय सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट एज अ इनपुट भेजेंगे। यदि हम यहाँ C2 को भेजेंगे
तो यहाँ इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट C1 होगा। यदि हम यहाँ C1 को एज अ इनपुट भेजेंगे तो हम यहाँ C2 को एज अ इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे और वही काम होगा जो अभी हो रहा था। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ C2 की जगह पर C1 एज अ इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट यूज किया है। अब जब C1 इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है, हम थोड़ी दूसरी थ्योरी की पहले बात करते हैं। यदि C1 इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है तो ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन में यदि मैंने यहां कहीं भी रियल लिखा तो वो ऑटोमेटिकली किसका रियल होगा? इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का, मतलब C1 का। तो जब C1 इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है और C1 का रियल यहां ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, तो फिर C1 को फिर से भेजने की क्या जरूरत? आप C1 की बजाय सिर्फ क्या भेजें? C2। उससे क्या होगा? C1 के रियल और इमेजिनरी यहाँ ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे और C2 के रियल इमेजिनरी हम एक्सप्लिसिटली पास करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, देखिए ध्यान से देखते हैं। अब इस केस में C1 डॉट एड कॉम्प्लेक्स और हमने सिर्फ क्या पास किया? C2। उस केस में हम यहां पर इसको क्रॉस कर सकते हैं। अब क्या होगा? ये जो C2 है वो इस C2 में आएगा। यहां पर इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए क्रॉस मार्क कर देता हूं। देखिए अब क्या, अब जब यहां C1 नहीं है तो यहां से C1 बिल्कुल हट जाएगा। देखते हैं कैसे हटेगा। देखिए तो C1 डॉट एड कॉम्प्लेक्स आई विल पास C2। यहां पर जब आप यहां आएंगे तो C2 वैल्यूज कहां एक्सेप्ट की जाएगी? C2 में, इस C2 में। तो C2 का रियल और इमेजिनरी आपको C2 से मिल जाएगा, लेकिन C1 का रियल और इमेजिनरी कैसे मिलेगा? बड़ा आसान है, वही कॉन्सेप्ट जो अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे। इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट के मेंबर्स यहाँ रेडिली अवेलेबल होंगे। तो यदि मैं यहाँ खुला रियल लिखूं, ओनली रियल, तो ये रियल अपने आप किसका होगा? C1 का, इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का। बात तो बन गई। तो इस तरीके से खुला रियल लिखने से आपको C1 का रियल मिल जाएगा और C2 का रियल आपने एक्सप्लिसिटली पास किया ही है, तो अल्टीमेटली C1 का रियल C2 के रियल से ऐड होगा और कहां जाके स्टोर हो जाएगा? C3 के रियल में। तो अब भी काम होगा। नाउ दिस रियल इज एक्चुअली C1 रियल इज 2। सो 2 plus 4, 2 plus 1 that is 3 will be stored in C1 dot real. Similar fashion यहां पर फिर से आपको ये C1 dot इमेजिनरी लिखने के बजाय सिर्फ क्या लिखना है? IMG। तो फिर कैसे बात बनेगी? तो देखिए फिर से, चूंकि यहां इस फंक्शन को अभी C1 इन्वोक कर रहा है तो ये जो इमेजिनरी होगा वो ऑटोमेटिकली किसका होगा? C1 का। तो C1 का इमेजिनरी आपको मिल गया, एडेड विद C2 का इमेजिनरी एंड विल स्टोर इन C3 इमेजिनरी। सो व्हाट इज C1 इमेजिनरी? दैट इज 3 will be added with C2 imaginary, that is 4. 3 plus 4, that will be 7 and will be stored in C3. So likewise यहां पर इस पूरे सिनेरियो से यह हुआ कि हमें एक ऑब्जेक्ट को एज अ इनपुट कम पास करना पड़ा। इसी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं इसको मेन के बाहर लिख रहा हूं, आप इसको समझ लें। यदि मैं इसे ऐसा लिखूं तब भी चलेगा, C2 डॉट एड कॉम्प्लेक्स and I'll pass C1, just opposite of that. अब क्या होगा? क्या यहां कोई चेंज होंगे? बिल्कुल नहीं। कैसे? इस केस में ये जो C1 है वो यहां इस वेरिएबल C2 में एक्सेप्ट होंगे, नाम अलग हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां ये जो C1 है वो यहां C2 में एक्सेप्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही वेरिएबल्स हैं। और यहां जो C2 इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है तो ये जो रियल और इमेजिनरी होगा वो अब किसका होगा? C2 का होगा। तो यहाँ C2 के रियल इमेजिनरी और ये C1 के रियल इमेजिनरी ऐड होंगे और अल्टीमेटली वही टास्क होगा जो हम पहले करवाना चाहते थे। ये जो मॉडिफिकेशन किया इसमें हमने थ्योरी यूज की है, वो क्या कि जो भी फंक्शन को इन्वोक करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट फंक्शन को इन्वोक करेगा उसके जो मेंबर्स होंगे मेंबर फंक्शन में रेडिली अवेलेबल होंगे, तो फिर उससे एज अ आर्ग्यूमेंट हम क्यों पास करें? मत कीजिए। उससे आपके यहां पर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो आपको पास करना है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटेगरी दैट इज फंक्शन एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग नथिंग। थैंक यू।